बिटा बड़ा में फंसा रही थी वसाइन को थिट्टा जद मुड़ के लिखागी फार्मूले उलझागी ध्यान रहा ना पढ़ाई में। आज बच्चों आप लोग को हम जा रहे हैं सॉल्व कराने टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 9वीं परीक्षा का जो पेपर है उसको आप लोग देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और हमको कितना उत्तर देना चाहिए। इसका पूर्णांक 24 है और समय 1 घंटा दिया गया था। सबसे पहले मैं कक्षा 9 के विज्ञान वर्ग का टेस्ट पेपर सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर कला वर्ग का टेस्ट पेपर सॉल्व करूंगा। तो पहले आइए देखते हैं विज्ञान वर्ग का जो प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था। इसमें पहला क्वेश्चन था बच्चों प्रश्न 1। पहला प्रश्न है आपका कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी और नहीं है, केवल मात्र लिखना है आपको यह किस प्रकार का ऊर्जा है पूछा है, लिख दीजिए नवीकरणीय। तो एक बार के बाद दोबारा पुनः उसी रूप में प्राप्त की जा सकती है, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय, और जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते उसे कहते हैं अनवीकरणीय। इसमें देखिए सूर्य सौर ऊर्जा को भी हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ये सब आपको, ये भूतापीय है तो ये नवीकरणीय में है। ऐसे ही बहुत सारे ऊर्जाएं हैं जिसको नवीकरणीय ऊर्जा में हम जानते हैं। तो आपको बस इतना ही उत्तर लिखना था, नवीकरणीय। दूसरा देखिए प्रश्न नंबर 2 पूछा था कि सूचना और प्रौद्योगिकी का आरंभ कब हुआ था। तो उत्तर है आपका दिसंबर 2004। दिसंबर 2004, बस इतना ही उत्तर आपको लिखना था, दिसंबर 2004 में। बस आपका ये उत्तर हो गया। प्रश्न तीसरा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है तीसरा प्रश्न है बच्चों। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है मात्र एक शब्द में एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन। और एथिलीन सभी लोग लिख लेंगे, एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। कहाँ देख रही हो, तो ध्यान दो इधर ना। प्रश्न 3 था कि फलों को पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर है आपका एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। केवल आपको लिखना था एथिलीन गैस। बस छोटे से शॉर्ट में उत्तर, एकदम टू द पॉइंट, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर देना जरूरी होता है। बहुत ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। अगला देखिए प्रश्न 4 देखिए आप लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4। कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। प्रश्न है कि कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो आपको बता दें हम कि बच्चों कुकिंग गैस जो होता है एलपीजी होता है, जो खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एलपीजी होता है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, वह प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बना होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन, इसमें 2 गैसें होती हैं, ब्यूटेन। और इसमें पूछा है कि सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। तो आपका उत्तर सही है ब्यूटेन। कौन सा उत्तर सही है, ब्यूटेन। उत्तर है ब्यूटेन। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 का उत्तर लिखा जाएगा। पहले प्रश्न 5 देखिए। प्रश्न 5 क्या है, आप लोग सामने इसमें जो लगाए गए इमेज है उसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न दिए गए हैं, और लगाए गए इमेज में आप प्रश्नों को देखते रहिए, देखिए। और अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम को तरल सोना क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न है आपका कि पेट्रोलियम को तरल सोना क्यों कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जो होता है बहुत ही कीमती चीज़ होता है, बहुत ही महंगा होता है। और ये खनिज मतलब बहुत ही, इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि यह खनिजों से प्राप्त होता है और यह पृथ्वी के अंदर से शोधन द्वारा निकाला जाता है, तैयार किया जाता है। इसलिए यह बहुत ही महंगा होने के कारण, कीमती होने के कारण ये सोने, इसे कहा जाता है कि यह तरल सोना है। और ये अगर तरल है तो उस रूप में अगर महंगा है, कास्टली है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह सोने जैसा ही है, यह एक सोने के समान है। इसीलिए इसको तरल सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, तरल सोना। एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे कि यह बहुत महंगा होने के कारण इसे तरल सोना कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। जो व्यवसाय के लिए
जो व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है, जो व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है, जो आपका उत्तर, ठीक है ना। प्रश्न 5 का ये उत्तर है आपका, क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, जो व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 बच्चों था कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका क्या करना था, इससे पूछा था कि गुणनखंड कीजिए। तो आप जानते हैं कि गुणनखंड करने के लिए सबसे लास्ट में जो अंक होता है अचर पद, उसको तोड़ा जाता है। 2 तिहाई 6, इसका गुणनफल 6 है, और जोड़ने पर यानी 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इसको ऐसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिखेंगे 2 प्लस 3, बाहर कोष्टक के x प्लस 6। अब देखिए यहां से x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 में x का गुणा कर देंगे, 2 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x प्लस 6। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 दूनी के 6। यहाँ दोनों कोष्टक में देख रहे हैं ना, यहाँ और यहाँ दोनों क्या है, बराबर है ना, तो इसको भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 3। तो यही उत्तर आपका क्या होगा, सही होगा, यही आंसर है। बस इतने ही स्टेप करने थे, केवल मात्र 4 स्टेप थे, 1 2 3 4, अगर काउंट किया जाए तो केवल 4 स्टेप ही थे, इतने में आपको आंसर देना था। तो अब चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7 में कहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। शेषफल क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। 18,265 में से कौन सी ऐसी संख्या घटा दी जाए छोटी से छोटी कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी होती है 18,265 दिया है, तो इसको हम वर्गमूल विधि से क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे कि यह किस संख्या का वर्ग है, लगभग अप्रॉक्सीमेट किस संख्या का है। तो यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, पहले इसका जोड़ा 2 का, फिर 2 का, फिर 1 का। देखिए 1 1 कम 1, आप लोग जानते हैं इसका निकालना, 1 1 कम 1, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ जोड़ देंगे, 1 1 कितना होगा, 2 साइड में लिखते हैं, 1 अंक छोड़ करके, नीचे नहीं लिखते हैं, इसके बगल में लिखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ 1 में से 1 गया, कट पिट, और फिर 82, अब 82 उतार देंगे। फिर कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। आप देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये 3 बार ले जाएंगे तो 3 यहाँ भी लिखेंगे। तो जब 3 यहाँ लिखेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी के 6, 3 का पढ़ा 2 में पढ़ेंगे 6, तो ये हो जाएगा। घटाने पर क्या आएगा, 12 में से 9 गया 3 और 7 में से 6 गया 1। फिर देखिए 3 यहाँ लिखे थे, यहाँ लिख के फिर जोड़ेंगे, 3 3 6, 1 स्थान फिर छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे, और 2 1 2 का 2 ही रहेगा। और यहाँ पर बच्चों फिर 6 और 5 उतर जाएगा। देखिए 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे नहीं जाएगा तो 13 में पढ़ेंगे, तो 13 में पढ़ेंगे 2 छक्का 12, 6 बार जाएगा। लेकिन जब 6 बार आप ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 5 ही बार ले जाएंगे। तो 5 बार यहाँ लिखेंगे तो 5 यहाँ भी लिखेंगे। अब गुणा करेंगे इसका इसमें, तो 5 5 25, अब 5 छक्का 30, 2 32, अब 5 दूनी के 10, 10 3 13। तो ये हो गया आपका, 5 में से 5 जाएगा 0, अच्छा 6 में से 2 गया, 6 में से 2 घटेगा 4, और 3 में से 3 जाएगा, कटपिट मतलब 40। इसका मतलब यह आया कि अगर हम 18,265 में से 40 घटा दें तो जो संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, 18,225, यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। आप देखेंगे कि 135 का स्क्वायर करेंगे, अगर 135 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 18,225, 18,225। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन गई कि नहीं, यही समझना था, यही लगाना था कि कितना होगा वह संख्या। 18,265 से 40 घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी 18,225, वह पूर्ण वर्ग संख्या है। यह एक लिख देंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब समझ गए होंगे आप लोग कि कितना, इतने में आंसर देना था, बस इतने ही बात लिखनी थी यहाँ, इतना ही करना था, ज़्यादा विशेष कुछ इसमें बहुत कुछ नहीं करना था। 8 जो हमारा है, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 8 में मैंने 2 शर्त लिया, एक प्रथम प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार। पहला
शर्त लगा लेते हैं, फिर दूसरा शर्त देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, तो दो संख्याएं आप क्या लिए हैं, x प्लस वाई। दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो छोटी संख्या x माने हैं, तो x के 3 गुने से और 3 क्या है, अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर, अगर निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा, अगर हम लिखें y बराबर, तो ये हो जाएगा 3x में से x घटा देंगे और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। और द्वितीय शर्तानुसार इधर देखिए, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि दोनों का अंतर 5 है। दोनों का अंतर मतलब y में से जब x को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। दोनों का अंतर 5 है। अब ये हमारा अगर हम कहें तो समीकरण नंबर 1 है और ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा आपको, y का मान उठा करके समीकरण 1 का इसमें रख दीजिए 2 में, तो ये हो जाएगा आपका वहाँ से 2x प्लस 3 माइनस x बराबर 5। अब देखिए 2x में से x घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x में से x घटा देंगे तो x आ जाएगा और 5 और उधर जाएगा 3 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 5 में से 3 गया 2, x का मान कितना आ गया, 2। अब x का मान 2 आ गया तो छोटी संख्या आपको मिल गई, पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या नहीं निकाल लेंगे। दूसरी संख्या देखिए यहाँ पे रख के निकाले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा आपका, y बराबर 2 गुणे 2 प्लस 3, 2 दूनी के 4 3 7। अब आया समझ में आपको, y का मान कितना आ गया, 7। चलिए आपको आंसर संतुष्ट करा के दिखा देते हैं। ये भी चेक भी करना, अगर आपको अपने से करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। यही आंसर आप x बराबर 2 हो गया, y बराबर 7। अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। कहा है कि दोनों संख्याओं का योग, मतलब कि दोनों संख्याएं x प्लस वाई 2 प्लस 7, दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या कितना है, 2 है, तो 2 के 3 गुने से कितना अधिक है, 3। देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, 7 2 9 और इधर हो जाएगा 3 दूनी के 6 3 9, तो ये हो जाएगा आपका आंसर चेक। तो इस प्रकार से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, इसका हल कैसे होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या है और पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में कहा है कि 100 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, 100 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें जो दिया है लिख लेते हैं। देखिए मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं और ये 100 रुपये दिया है, R को दर होता है ये, और ये 15% वार्षिक दिया हुआ है। T बराबर 1 वर्ष, समय कितना है, 1 वर्ष है, और A बराबर क्वेश्चन में A बराबर P प्लस P कोष्टक में 1 प्लस R बटे के 100 के पावर n का मतलब यहाँ टाइम है t, एक सूत्र होता है इसमें हम लोग t लिखते हैं, और समय की बात हम लिख लेते हैं, समय 1 वर्ष है, समय 1 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, समय कितना है, 1 वर्ष है। तो ये हो जाएगा आपका 100 कोष्टक में 1 प्लस 15 बटे के 100 के पावर 1, ये n बराबर होता है। और यहाँ हो जाएगा 100 गुणे, देखिए 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी के 10, 20 एक कम 20, 3 23, 23 बटे के 20, और 20 पंचे 100, 5 त्याई 15, 5 दूनी के 10, 10 1 11, 115 रुपये आएगा। यानी हम कह सकते हैं 115 रुपये। कितना आया बच्चों, 115। हम लोग लिखते क्या हैं, SI सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है PRT अपान 100, PRT अपान 100। P का मान कितना दिया है, 100 रुपये, और R का मान कितना है, 15 रुपये। समय जो दिया हुआ है टाइम, n टाइम ही है, ठीक है, और ये दिया है 1 वर्ष बटे के 100, इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा
कितना 15 रुपए। और देखिए दोनों का अंतर पूछा गया है। आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटाना पड़ेगा। अब पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो निकाले थे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस यहाँ 15, ये घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, यानी यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, उत्तर होगा। आया समझ में आप लोग को? ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही ये सब सारे सवाल आपको ऐसे ही सॉल्व करने थे। हो गया। और अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, कहा है कि सरसमीका की सहायता से 98 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका मान कैसे निकाला जाएगा। 98 का स्क्वायर है 100 माइनस 2। यहाँ सर्वसमीका को हल करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सबसे अधिक जीरो क्या करने पर आएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि क्या सर हम यहाँ 98 का स्क्वायर को 100 माइनस 2 अगर 98 को लिख सकते हैं तो क्या हम इसको 90 प्लस 8 नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, यू आर फ्री टू डू। निकालते हैं राइट, देखो एक सूत्र होता है, सॉल्व इजीली बच्चों। तो ऐसे ही ये सब सारे सवाल आपको ऐसे सॉल्व करने थे, कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो यहाँ पे 98 को 90 प्लस 8 न लिखकर हम लिखेंगे 100 माइनस 2, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वह कौन सा ऐसा हम तरीका अपनाएंगे जिसमें अधिक से अधिक जीरो मिले। जहां अधिक से अधिक जीरो मिले ना, वो सवाल एकदम सरल हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 90 प्लस 8 अगर आप लिखेंगे तो केवल एक ही जीरो मिला। 90 प्लस 8 लिखे तो कितना जीरो मिला, एक ही जीरो मिला ना। तो मैंने कहा कि नहीं एक जीरो नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस 2, तो हमें 2 जीरो मिल जाएगा। जब 2 जीरो मिलेगा तो सवाल और आसान हो जाएगा। तो देखिए हम ये ना लेकर के हम ये सिलेक्ट करते हैं। अब आज के बाद आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्यों हम यही लेते हैं, क्यों नहीं ये ले सकते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता है, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी के फार्मूले के आधार पर हम इसको खोलेंगे तो a बराबर क्या है हमारा 100 है और b बराबर कितना है 2 है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। a का मतलब कितना है 100 और गुणे b का मतलब 2, तो ये हो जाएगा 100 का गुणा 100 में करेंगे तो 4 ठो जीरो हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी के 4 माइनस 2 दूनी के 4 100। अब देखिए ये हो जाएगा 100 मतलब 10,000, ये हो गया आपका 10,000, और यहाँ हो गया 10,000 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,004 माइनस 400, ये घटा दीजिए। तो ऐसे लिख के घटा दिए, 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, और ये 9, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 9, तो ये हो जाएगा आपका 9604। ये हो जाएगा आंसर। कितना आएगा 10,004 में से 400 घटाएंगे तो 9604 यानी 9,604 आएगा। तो यही आपका होगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रश्न हमारा 11 क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न 11 कह रहा है कि फाइंड द प्रॉपर नाउन ऑफ द सेंटेंस। फाइंड द प्रॉपर नाउन ऑफ द सेंटेंस। आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी भी नाउन के जगह यूज होता है, और नाउन का ही एक प्रकार होता है। नाउन के कई प्रकार होते हैं, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब होते हैं ना। तो उसी में से एक प्रकार दे दिया गया है आपको। ये सेंटेंस दिया हुआ है कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी लखनऊ। अब सुनिए देखिए आप, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का कैपिटल है, ये तो ठीक है। और यहाँ पर प्रोनाउन जो नाउन यूज हुआ है प्रॉपर नाउन वो है लखनऊ है, यही होगा उत्तर आपका। तो उत्तर में केवल आपको लिखना था लखनऊ।
उत्तर में लिखना था आपको लखनऊ। ये है आपका आंसर। बस ये इतने ही समझना था। इसमें एकदम आसान चीज़ पूछी गई थी, लेकिन आप लोग यही ना पढ़ने, बेसिक नहीं पढ़ते हैं ना, यही वजह है कि आप समझ नहीं पाते हैं। कितना भी समझाया जाए, लेकिन आप लोग यही बेसिक किताबें पढ़ लेते हैं, खाली बातें सुन लेते हैं, लगा लेते हैं। केवल उतना ही नहीं, अगर बेसिक और अच्छे से पढ़ना है, उसको जानना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे साथ लगना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाएंगे। नहीं तो ऐसी गलतियाँ बार बार करते रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर और आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है कि राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। 2 वर्ड दिए गए हैं, उनका क्या करना है, प्लूरल फॉर्म लिखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखें। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आप जान रहे थे कि ये हम जो हल कराए हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 था। और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उत्तर, चूंकि यहाँ पे अंग्रेजी में प्रश्न पूछा गया तो उत्तर लिखेंगे और मैथ पूछा गया तो सलूशन लिखते, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। जैसे ये गोट दिया है, GOAT, गोट माने बकरी होता है, तो इसका प्लूरल होगा GOATS, गोट्स। बस बहुवचन बनाना था, बकरी से बकरियां, बहुत सारी बकरियां, तो यस लगा। जैसे गर्ल है तो गर्ल में यस लगा देंगे लड़कियां, बॉय है उसमें यस लगा देंगे तो लड़के, बहुत सारे लड़के। और ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और ये सब सारी चीज़ें आप समझेंगे तभी, इसको ध्यान देना होता है। और OX, देखिए ऑक्स, ऑक्स का अगर हम लिखें तो इसका प्लूरल होगा, ऑक्स का ऑक्सेन, प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सेन। तो इस प्रकार आप खुद ही समझ रहे होंगे। और जो बच्चे अच्छे किए होंगे वो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं किए होंगे वो भी और अच्छे हैं। और वो हमेशा अच्छे और बनने की कोशिश करें। अभी तो सीखने का समय है, भी बहुत समय मिलेगा आपको सीखने के लिए, बस लगना सीखिए। थैंक यू सो मच।